ओके जी, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ओके टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो फिर मैंने आपको फैक्टर्स भी बताए थे कि देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स। द फर्स्ट वन वाज टेम्परेचर एंड अनदर वन वाज मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो टेम्परेचर और डिफ्यूजन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डिफ्यूजन। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स विल मूव फास्टर और एज अ रिज़ल्ट आप कहोगे कि डिफ्यूजन इज़ गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू डिक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग टू मूव फास्टर, सो यू कैन से दैट द डिफ्यूजन इज़ गोइंग टू डिक्रीज। ओके, अच्छा, फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास आप इसको यूँ समझ सकते हो, इट्स अ वेट ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो हैवी पर्सन है, लेट्स सपोज समवन इज़ हैविंग मोर देन 100 kg मास एंड लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ वेट दैट इज़ लेट्स सपोज 20 kg। सो ऑब्वियसली लाइटर इन वेट है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, so I would be moving faster as compared to this person because this is having a higher weight, that is 100 kg, so it's not going to move faster as compared to me, so that's why I can say that rate of diffusion जो मेरा होगा वो ज़्यादा होगा as compared to the one which is having a higher mass. Same goes with the molecule। भाई आपको molecules का भी mass दिया हुआ होगा, या तो आप find out कर लेना। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास आ जाए जिसका मास ज़्यादा होगा, आप कहोगे उसकी डिफ्यूजन कम है। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड आ जाए जिसका मास कम हो तो आप कहोगे उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाओगे ना तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि टेम्परेचर में ये होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन भी कम होगी। जब आप मॉलिक्यूलर मास को ज़्यादा करोगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को कम करोगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। बात समझ आ रही है? ओके, अच्छा, फिर हमने आपको कहा कि ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक टेबल तो आपको वैसे भी गिवन होगा, है ना। हमने आज क्लास में भी ये बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यानी कि अब मैं अगर आपसे पूछूं ये दो गैसेज आपके पास हैं, इन दोनों गैसेज में से विच गैस विल डिफ्यूज़ फास्टर, बट इसका आंसर करने से पहले आपको इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करने होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास है 44 और अमोनिया NH3 का मॉलिक्यूलर मास है 17। अब NH3 का मॉलिक्यूलर मास कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो अमोनिया गैस डिफ्यूज़ फास्टर, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट वुड नॉट मूव फास्टर। ओके, क्योंकि हैवी वेट है, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी, जबकि अमोनिया लाइटर वेट है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ओके, फिर हमने आपको प्रैक्टिस करवाई बेटा कि अगर आपको मास फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव C2H6, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पीरियोडिक टेबल से ज़रा देखकर बताइए कार्बन का मास कितना होता है। आप बोलेंगे सर 12 होता है, तो 12 यानी इस फॉर्मूले में कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, आप बोलोगे 1। कितने हाइड्रोजन है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में, आप बोलोगे 6 हाइड्रोजन। दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, 30, आपके पास 30 आ जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से जब हम इसको देखते हैं तो नाइट्रोजन इज़ 14 और हाइड्रोजन इज़ 1 × 3, तो ये टोटल हो जाता है 17।
तो अगर मैं इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करूँ तो आप कह सकते हो कि इसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका कम है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी आपकी। ओके, इसी तरह से अगर मुझे मास फाइंड आउट करना हो इसका, ओके, सोडियम इज़ 23, फॉर्मूले में कितना सोडियम है, 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। कार्बन इज़ 12, फॉर्मूले में कितना कार्बन है, आप बोलोगे एक ही कार्बन है, मैंने उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ऑक्सीजन इज़ 16, कितना ऑक्सीजन है, आप बोलोगे 3 ऑक्सीजन है, मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। टोटल क्या आंसर आया, 106। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो भी आपके पास चीज़ आएगी, जो भी चीज़ आएगी, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और फिर आप उसको मतलब कि आसानी से बता दोगे कि वो जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है या वो देर से डिफ्यूज़ हो रहा है। ज़रा देखिएगा एक क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन को ज़रा पढ़िएगा गौर से बेटा। वो कह रहा है इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास HBr है और इसमें आपके पास HCl है, ये HCl ये HBr, ओके, एक में HCl और एक में HBr। कह रहे हैं दोनों डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ओके हो गया। कह रहे हैं 4 मिनट्स आफ्टर सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट द लिटमस पेपर इन ट्यूब 1, यानी इसकी बात हो रही है। ये आपके पास लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज कर लिया। उसका मतलब क्यों कलर चेंज किया, क्योंकि ये चलते 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 यहाँ पहुँचा होगा। इसी तरह से ये भी टुन 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 चलते चलते यहाँ पहुँचा होगा। लेकिन HBr को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा है, जबकि HCl को पहुँचने में टाइम नहीं लग रहा है। तो भाई HBr का डिफ्यूजन कम होगा ना, HBr विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना, क्योंकि HBr हैवियर है और HCl क्या है, लाइटर है। कहाँ 36.5 और कहाँ 81, डिफरेंस है ना दोनों में, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसलिए HBr का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ओके, और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ इसका जो मास है वो लेस मॉलिक्यूलर मास है, किसका, HCl का। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, दे आर गोइंग टू मूव फास्टर, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो HCl है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो आप एक चीज़ नोट करो कि जब भी डिफ्यूजन की बात आ रही है, हम क्या करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना जा रहे हैं। और जब मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ जाएगा तो फिर आप डिसाइड करेंगे कौन सा मॉलिक्यूलर मास आपका स्मॉलर है, कौन सा मॉलिक्यूलर मास आपका लार्जर है। जो स्मॉलर होगा वो कहोगे कि इसमें ज़्यादा डिफ्यूजन है, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ओके, तो आप उसमें मॉलिक्यूलर मास जब ज़्यादा होगा तो कम डिफ्यूजन है, और मॉलिक्यूलर मास जब कम होगा तो ज़्यादा डिफ्यूजन है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है, ओके। तो इसको मैंने देखो ऐसे लिखा है कि द गैस पार्टिकल्स मूव ड्यू टू द डिफ्यूजन एज दे ट्रैवल फ्रॉम हायर टू द लोअर बिकॉज पार्टिकल्स हैव अ रैंडम मूवमेंट। यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि वो गैसेज मूव कैसे करती हैं इन द ट्यूब। फिर वो कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग टाइम क्यों ले रहे हैं डिफ्यूज़ करने के लिए। आप बोलोगे दे हैव डिफरेंट मासेस, आप बोलोगे दे हैव डिफरेंट मासेस। तो डिफरेंट मासेज होंगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ज़्यादा मास कम डिफ्यूजन, कम मास ज़्यादा डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। इसका टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर 50 है। एक हॉट वाटर है जिसका वॉल्यूम है 20, और ये भी हॉट वाटर है जिसका वॉल्यूम है 88 cm3। कह रहा क्या है, यूज़ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम इंक्रीजेस। वाई द वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्योंकि वो 20 था, अब वो क्या हो गया, 88 cm3 हो गया। 80 से 88 cm3 हो गया, ओके। तो क्यों हुआ ऐसा, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि बेटा
जब आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की तो उनका पार्टिकल्स की आपस में जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज़ हो गया। उन्होंने जब कोलिजन इंक्रीज़ हो गया, दोनों एक दूसरे को पुश करने लग गए मॉलिक्यूल। जब पुश करेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे को, पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, तो अल्टीमेटली जब आप पुश करोगे मॉलिक्यूल्स को, सो दे विल बी फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। सो आप कहोगे कि हाँ भाई ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो बेसिकली वो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है वो आपसे उसका रीज़न मांग रहा है। तो आप कहोगे कि आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स स्टार्टेड टू मूव फास्टर as they have high kinetic energy, they will push each other and the molecules goes further away from each other, hence this is called diffusion. Okay, भाई एक ये है आपके पास और एक ये है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ आके हो रहा है एक्स पर, बीच में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा अमोनिया का मास तो बड़ा सीधा साधा सा है 17 ग्राम्स, जबकि आप अमोनिया का मास यानी कि जब आप HBr का मास निकालोगे तो वो आएगा 81 तो बहुत हायर है, जबकि जो NH3 है वो तो बहुत लोअर है एज़ कम्पेयर टू 81। तो कौन डिफ्यूज़ करेगा जल्दी? आप बोलोगे सर ये जल्दी डिफ्यूज़ करेगा। तो ये भागता दौड़ता यहाँ आ गया, इतनी देर में इसने मूव भी नहीं किया, मतलब इतना सुस्त इंसान है ये। अभी तक तो ये उठेगा, फिर अपने आप को सेट करेगा, फिर ये चलेगा, वेट जो ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए वो एक्स तक क्यों आके मिल रहा है? क्योंकि अमोनिया ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि अमोनिया का जो मास है वो क्या है? कम है। अब ज़रा पढ़ो मैंने उसको क्या लिखा है। Molecular mass of ammonia is smaller than HBr, so NH3 molecules have enough energy to diffuse from higher concentration to the lower concentration, and the solid is formed near to HBr as HBr is having higher molecular mass, so it's not gonna diffuse faster. Okay, simple, easy.